नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। भारत ने चीतों को फिर से बसाने के लिए नामीबिया के साथ समझौता किया। भारत ने निजी क्षेत्र के लिए अफीम बाजार खोल दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को उसके 23 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान के अबॉर्ड प्रदर्शन मिशन और अन्य महत्वपूर्ण मिशनों के लिए नई समय सीमा तय की। नीति आयोग ने डिजिटल बैंकों पर रिपोर्ट जारी की। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2009 के बाद से माओवादी हिंसा में 77% की कमी आई है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक जैव विविधता से संबंधित है। भारत ने चीतों को फिर से बसाने के लिए नामीबिया के साथ समझौता किया है। भारत और नामीबिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत नामीबिया से चीतों को लाकर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में फिर से बसाया जाएगा। चीतों को फिर से बसाने की ये प्रक्रिया 15 अगस्त 2022 तक पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि विश्व में चीतों की सबसे अधिक संख्या नामीबिया में है। वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने चीतों के पुनर्वास पर लगी रोक हटा दी थी। इसके बाद ही चीतों के पुनर्वास की ये प्रक्रिया संभव हो रही है। अभी चीतों को 1 वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए लाया जा रहा है। 8 चीतों का ये पहला समूह 15 अगस्त तक कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचेगा। इसके अलावा भारत को दक्षिण अफ्रीका से भी 12 चीते मिलने की उम्मीद है। चीतों को फिर से बसाने के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान को कई प्रमुख वजह से चुना गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर चीतों के लिए शिकार बड़े पैमाने पर मौजूद है। दूसरा बिंदु है कि यहाँ पर मानव बस्तियां नहीं हैं। यहाँ 21 चीतों के अधिवास की क्षमता है और एक बार बस जाने के बाद ये उद्यान लगभग 36 चीतों को आश्रय दे सकता है। चीतों के पुनर्वास के बाद कूनो राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य बन जाएगा, जहाँ 4 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियां शेर, बाघ, तेंदुआ और अब चीता शामिल हो जाएगा। चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी जीव है जिसे वर्ष 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अधिक शिकार और पर्यावास की क्षति इनकी विलुप्ति के प्रमुख कारण रहे। एशियाई चीतों की संख्या कम होने के कारण अफ्रीकी चीतों को भारत में फिर से बसाया जा रहा है। एशियाई चीते अब केवल ईरान में पाए जाते हैं। IUCN की लाल सूची में अफ्रीकी चीता वल्नरेबल श्रेणी में है, जबकि एशियाई चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में है। चीता शुष्क वनों, झाड़ीदार जंगलों और सवाना घास के मैदानों की कीस्टोन प्रजाति है। इससे भारत का खुला वन और घास भूमि पारितंत्र तथा चीतों के पर्यावास की पुनर्स्थापना होगी। प्रजातियों की आनुवांशिक विविधता में वृद्धि होगी। इको टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय समुदाय की आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। और अगली खबर निजीकरण तथा व्यापार से संबंधित है। भारत ने निजी क्षेत्र के लिए अफीम बाजार खोल दिया है। केंद्र सरकार ने पहली बार एक निजी कंपनी बजाज हेल्थ केयर को बिना चीरा लगे पोस्ता बीज कोष से सांद्रित पोस्ता, स्ट्रॉ एल्कलॉइड और सक्रिय औषध सामग्री यानी APIs बनाने की मंजूरी दे दी है। सांद्रित पोस्ता स्ट्रॉ एक मशीनीकृत प्रणाली है। इसके तहत पूरी फसल को मशीन से काटा जाता है, फिर एल्कलॉइड प्राप्त करने के लिए कारखानों को भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया में वैध रूप से उत्पादित अफीम के अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की संभावना को समाप्त कर दिया जाता है। इसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी का महत्व इसलिए है क्योंकि मॉर्फिन और कोडीन जैसे कई एल्कलॉइड के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। एल्कलॉइड प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। अफीम का आयात कम होगा और भारत में पोस्ता की खेती के घटते क्षेत्र की भरपाई करने में मदद मिलेगी। अफीम एक प्राकृतिक पदार्थ है। ये पोस्ता और उसके यौगिकों से प्राप्त होता है। अफीम से प्राप्त एल्कलॉइड का उपयोग कफ सिरप, कैंसर की दवाएं और दर्द निवारक दवाएं बनाने के लिए किया जाता है। भारत सहित केवल 12 देशों में औषधीय उपयोग के लिए कानूनी रूप से इसकी खेती की अनुमति है। इसे धूम्रपान, पेय पदार्थ के रूप में पीने या गोलियों के रूप में खाने के लिए गैर कानूनी रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अवैध व्यापार की संभावना और व्यसन के खतरों की वजह से अफीम पोस्ता की खेती को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। वर्तमान में पोस्ता और अफीम की खेती और प्रसंस्करण को नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट तथा नियमों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को उसके 23 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी। हाल ही में एक अविवाहित महिला ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन MTP संशोधन अधिनियम 2021 को लेकर उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।
याचिका में ये रेखांकित किया गया था कि इस कानून में गर्भपात की इच्छुक अविवाहित महिलाओं के लिए स्पष्ट प्रावधान की कमी है। गर्भपात पर भारत के कानूनों के तहत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 में कहा गया है कि गर्भवती महिला की सहमति से गर्भपात करने पर भी स्वेच्छा से गर्भपात कराना अपराध माना गया है। यदि गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के लिए किया जाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। इसके अलावा एमटीपी अधिनियम 1971 गर्भपात संबंधी नियमों को उदार बनाता है। इस कानून के तहत 2 चरणों में चिकित्सक द्वारा भ्रूण की समाप्ति की अनुमति दी गई है। कानून के मुताबिक गर्भधारण की तिथि से 12 सप्ताह तक के भ्रूण को समाप्त करने के लिए एक चिकित्सक की राय जरूरी है। वहीं 12 से 20 सप्ताह के बीच के भ्रूण को समाप्त करने के लिए 2 चिकित्सकों की राय आवश्यक है। एमटीपी संशोधन अधिनियम 2021 के मुताबिक भ्रूण की समाप्ति के लिए समय अवधि का विस्तार करके सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुंच का विस्तार किया गया है। 20 सप्ताह तक के भ्रूण की समाप्ति के लिए एक चिकित्सक की राय को आवश्यक किया गया है। वहीं 20 से 24 सप्ताह के भ्रूण की समाप्ति के लिए 2 चिकित्सकों की राय को आवश्यक किया गया है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन नियम 2003 की धारा 3B के आधार पर 7 श्रेणियों में शामिल महिलाओं को भ्रूण की समाप्ति की अनुमति है और ये श्रेणियां हैं, इनमें शामिल है बलात्कार पीड़िता, नाबालिग, मानसिक रूप से बीमार महिलाएं आदि। एक अविवाहित महिला जो सहमति से गर्भवती हुई है उसे इन श्रेणियों में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान के अबॉर्ट प्रदर्शन मिशन और अन्य महत्वपूर्ण मिशनों के लिए नई समय सीमा तय की। नई समय सीमा के मुताबिक इसरो का पहला सौर मिशन आदित्य L1 और तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 वर्ष 2023 की पहली तिमाही में प्रक्षेपित किए जाएंगे। इसके साथ ही इसरो के गगनयान मिशन का पहला अबॉर्ट प्रदर्शन वर्ष 2022 के अंत में निर्धारित किया गया है। इससे पहले वर्ष 2018 में इसरो ने पैड अबॉर्ट परीक्षण किया था। इसके तहत ये परीक्षण किया गया था कि लॉन्च पैड पर आपात स्थिति उत्पन्न होने पर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से कैसे बचकर निकल सकते हैं। अबॉर्ट मिशनों के लिए इसरो ने ऐसे परीक्षण यान विकसित किए हैं जो एक अंतरिक्ष यान को एक निश्चित ऊंचाई तक प्रक्षेपित करते हैं। उस ऊंचाई पर वो अंतरिक्ष यान विफल होने लगते हैं। फिर इस विफल होते अंतरिक्ष यान से बच निकलने यानी एस्केप मिशन का परीक्षण किया जाता है। गगनयान के एस्केप मिशन में 5 क्विक एक्टिंग ठोस ईंधन मोटर, हाई बर्न रेट प्रोपल्शन सिस्टम और स्थिरता के लिए फिन शामिल हैं। इस सिस्टम को क्रू मॉड्यूल से अलग किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन सूर्य के कोरोना यानी प्रभामंडल और सौर उत्सर्जन तथा सौर पवन, सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में अध्ययन करेगा। साथ ही ये 24 घंटे सूर्य की इमेजिंग करेगा। आदित्य 1 का नाम बदलकर आदित्य L1 यानी लैग्रेंजियन पॉइंट 1 कर दिया गया है। ये केवल सौर कोरोना का अवलोकन करेगा। आपको बता दें कि लैग्रेंज पॉइंट पर 2 बड़े पिंड जैसे कि सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटे पिंड को उनके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के ठीक बराबर होता है। अन्य सौर मिशन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर और नासा का पार्कर सोलर प्रोब। चंद्रयान 3 मिशन की बात करें तो ये चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। इसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर उतारना है। गगनयान मिशन का लक्ष्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस मिशन के तहत सरकार ने 2 मानव रहित मिशन और 1 मानव युक्त मिशन की अनुमति दी है। अब तक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन ही बाह्य अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने में सफल रहे हैं। नीति आयोग ने डिजिटल बैंकों पर रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में डिजिटल बैंकों की स्थापना का उल्लेख किया। साथ ही इसमें पूर्ण पैमाने पर डिजिटल बैंक लाइसेंस पर भी विचार किया गया। ये रिपोर्ट लाइसेंसिंग और विनियामक व्यवस्थाओं के लिए एक रूपरेखा और रोड मैप प्रदान करती है। साथ ही ये डिजिटल बैंकों को लाइसेंस देने में मौजूदा कमियों, उपेक्षित क्षेत्रों और वैश्विक विनियामक सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन भी करती है। रिपोर्ट में नियो बैंकिंग के साझेदारी मॉडल द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। ये चुनौतियां विनियामक कमियों और डिजिटल बैंक लाइसेंस के अभाव के कारण प्रकट हुई हैं। डिजिटल बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में परिभाषित एक बैंक होगा। इसकी अपनी बैलेंस शीट और कानूनी अस्तित्व होगा। ऐसे बैंक डिजिटल बैंकिंग यूनिट से अलग होते हैं। डिजिटल बैंक यूनिट्स की घोषणा वित्त मंत्री ने बजट 2022-23 में की थी। डिजिटल बैंक यूनिट्स की स्थापना अपर्याप्त बैंकिंग सेवा वाले क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान, बैंकिंग और फिनटेक नवाचारों की पहुंच बढ़ाने के लिए की गई है। डिजिटल बैंक अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए भौतिक शाखाओं की बजाय
मुख्य रूप से इंटरनेट और नियर फील्ड कम्युनिकेशन जैसे अन्य निकटवर्ती चैनलों पर निर्भर होते हैं। डिजिटल बैंकों से वित्तीय समावेशन की पहुंच में सुधार होगा। इसके जरिए देश के भीतर या बाहर आसानी से धन अंतरण किया जा सकता है। डिजिटल बैंक से जुड़ी अन्य चिंताएं भी हैं, जैसे कि मैलवेयर या फिशिंग के हमलों का खतरा बना रहेगा। भारत में डिजिटल बैंक की चिंता इसलिए भी है क्योंकि डिजिटल साक्षरता कम है। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2009 के बाद से माओवादी हिंसा में 77% की कमी आई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा की 509 घटनाएं शामिल हुई थी। ये वर्ष 2019 की 2258 घटनाओं से बहुत कम है। हिंसा का भौगोलिक प्रसार कम हुआ है। वर्ष 2010 में 96 जिले वामपंथी उग्रवाद से संबद्ध हिंसा से प्रभावित थे। वर्ष 2021 में केवल 46 जिलों में ही ऐसी हिंसक घटनाएं दर्ज की गई थी। माओवादी हिंसा की वजह से वर्ष 2010 में 1005 लोगों की मौत हो गई थी। ये किसी एक वर्ष में माओवादी हिंसा में हुई मौतों की सर्वाधिक संख्या थी। वर्ष 2021 में ये संख्या 85% कम होकर 147 रह गई थी। वामपंथी उग्रवाद दुनिया भर में माओवादी नाम से और भारत में नक्सलवाद नाम से कुख्यात है। नक्सलवाद वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में शुरू हुआ। शुरुआत में ये स्थानीय जमींदारों के खिलाफ एक कृषक विद्रोह था। बाद में इस विद्रोह में विकास और खनन गतिविधियों से विस्थापित असंतुष्ट जनजातियां भी शामिल हो गयी। माओवादी विचारधारा का केंद्रीय लक्ष्य हिंसा और सशस्त्र विद्रोह के जरिए राज्य की सत्ता पर कब्जा करना है और बीते वक्त के साथ नक्सलवाद की बढ़ती हिंसक घटनाओं की वजह से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कई पहलें शुरू की गईं, जैसे कि राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 में बहुआयामी रणनीति पर बल दिया गया। इनमें स्थानीय समुदायों की रक्षा, विकास, उनके अधिकार और उनका संपत्ति स्वामित्व सुनिश्चित करना आदि लक्ष्यों का उल्लेख किया गया। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 35 जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा समाधान रणनीति घोषित की गई है। राज्य पुलिस के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय योजना और विशेष अवसंरचना योजना चलाई जा रही है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना चलाई जा रही है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ समाधान का मतलब है स्मार्ट पुलिसिंग एंड लीडरशिप, आक्रामक रणनीति, प्रोत्साहन और प्रशिक्षण, कार्रवाई योग्य इंटेलिजेंस, विकास और मुख्य प्रदर्शन संकेतकों के लिए डैशबोर्ड, विकास और सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, प्रत्येक थिएटर के लिए कार्य योजना और वित्तीय स्रोतों तक पहुंच को रोकना। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC). भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही थोक और खुदरा क्षेत्रों के लिए CBDC को चरणबद्ध तरीके से लागू करने पर काम कर रहा है। CBDC आमतौर पर डिजिटल टोकन होता है, लेकिन ये केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक वैध मुद्रा के रूप में होती है। ये फिएट मुद्रा के समान होती है। इसका फिएट मुद्रा के साथ लेन देन किया जा सकता है। इसकी तुलना अन्य निजी वर्चुअल मुद्राओं या क्रिप्टो करेंसी से नहीं की जा सकती। ये धन के भंडारण, लागत और परिचालन की क्षमता को बढ़ाएगी। बहामास में सैंड डॉलर का प्रचलन है। ये उनकी अपनी घरेलू CBDC है। अगली खबर है विंडफॉल टैक्स। केंद्र ने कच्चे तेल के उत्पादकों पर विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। साथ ही पेट्रोल निर्यात लेवी को भी समाप्त किया है। विंडफॉल टैक्स एक कंपनी पर सरकार द्वारा लगाए जाने वाला एक बारगी कर है। ये कर अनपेक्षित या अप्रत्याशित रूप से प्राप्त बड़े लाभ पर लगाया जाता है। इसे विशेष रूप से गलत तरीके से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है। ये केवल जनहित से जुड़े उद्देश्यों के लिए वसूला जाता है। इसकी घोषणा घरेलू तेल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और पेट्रोल की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई है। मोटा अनाज। नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम भारत ने मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस नामक पहल आरंभ की है। इस पहल का उद्देश्य एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाज को मुख्य धारा में लाना है। मोटे अनाज में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों की भरपूर मात्रा होती है। वर्तमान में भारत में उगाए जाने वाले 3 प्रमुख मोटे अनाज की फसलें हैं: ज्वार, बाजरा और रागी। इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा शामिल हैं। खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने के भारत के आह्वान का समर्थन किया है। यूरोप में हीट वेव। यूरोप चरम तापमान का सामना कर रहा है।
ब्रिटेन में अब तक का उच्चतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। इसकी वजह से वनाग्नि और सूखे की घटनाएं घटित हुई हैं। इसके अलावा गर्मी से सैकड़ों मौतें भी हुई हैं। बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण इस वर्ष अंटार्कटिका में सामान्य से 15 डिग्री सेल्सियस और उत्तरी ध्रुव पर 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान का विचलन देखा गया। इसने वायु के प्रचलित पैटर्न में बदलाव को भी बढ़ावा दिया। इन परिवर्तनों ने पश्चिमी यूरोप को तापमान से संबंधित उस स्थिति में ला दिया है जिसे हीट डोम के रूप में वर्णित किया जाता है। हीट डोम एक निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। ये उत्तरी अफ्रीका से गर्म वायु को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है। केन बेतवा लिंक परियोजना। हाल ही में केबीएलपी की संचालन समिति की दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। ये नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में माना गया है। इसके अंतर्गत केन नदी से बेतवा नदी में जल स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है। ये दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। इस परियोजना का संचालन बुंदेलखंड में किया जा रहा है। ये एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। केन नदी पर बनने वाले दोधन बांध से पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र का लगभग 7.6% हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। एन्यूरिज्म यानी धमनी विस्फार। एन्यूरिज्म एक रक्तवाहिका है, जैसे किसी धमनी की दीवार में विकसित होने वाली असामान्य सूजन या उभार है। ये मनुष्य की परिसंचरण प्रणाली में कहीं भी हो सकता है। आमतौर पर ये महाधमनी और मस्तिष्क की रक्तवाहिकाओं में विकसित होती है। महाधमनी शरीर की मुख्य धमनी होती है। ये पूरे धड़ जितनी लंबी होती है। इसमें यदि रक्तवाहिकाएं फट जाती हैं तो एन्यूरिज्म संभवतः जानलेवा साबित हो सकता है। एन्यूरिज्म के प्रमुख कारणों में धूम्रपान, आयु, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, उच्च रक्तचाप या उत्तक विकार आदि शामिल हैं। बायोप्लास्टिक्स। हाल ही में एक ब्रिटिश कंपनी ने दावा किया है कि उसने दुनिया का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया है। इससे कंपनी ये उम्मीद कर रही है कि अब अत्यधिक विषाक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी की मांग कम हो जाएगी। बायोप्लास्टिक्स तेल या गैस की बजाय शर्करा और स्टार्च जैसे स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इनके उत्पादन के दौरान कोई विषाक्त अपशिष्ट नहीं बनता है। ये 100% अपघटनीय है। साथ ही समान रूप से प्रतिरोधी और बहुउपयोगी प्रकृति के होते हैं। इनका पहले से ही कृषि, वस्त्र उद्योग, दवा, कंटेनर, पैकेजिंग बाजार आदि में उपयोग किया जा रहा है। हट्टी समुदाय। ये समुदाय अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के एक जनजातीय क्षेत्र ट्रांसगिरी में अधिवासित है। अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित मानदंड हैं: आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, सामान्य तौर पर समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच और पिछड़ापन। अक्साई चिन। चीन भारत की सीमा पर एक और राजमार्ग G695 बनाने की योजना बना रहा है। ये राजमार्ग अक्साई चिन से होकर गुजरेगा और चीन के शिनजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ेगा। अक्साई चिन भारत और चीन के बीच विवादित सीमा क्षेत्र है। भारत इसे अपने लद्दाख क्षेत्र का हिस्सा मानता है। वर्तमान में चीन इसे अपने हॉटन काउंटी के हिस्से के रूप में प्रशासित करता है। भारत यहाँ राजमार्ग निर्माण करने पर विचार कर रहा था। साथ ही इस क्षेत्र में चीन की मौजूदगी पर भारत ने आपत्ति प्रकट भी की थी। ये दोनों घटनाएं वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के प्रमुख कारकों में से थी। इस युद्ध के बाद चीन ने अक्साई चिन में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया यानी एफएसएम। एफएसएम वर्तमान में कोविड-19 के प्रकोप का सामना कर रहा है। हालांकि एफएसएम ने स्वयं को 2.5 वर्षों तक इस वायरस के प्रकोप से सफलतापूर्वक बचाए रखा था। एफएसएम एक संप्रभु द्वीपीय राष्ट्र है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संबद्ध राज्य है। ये 4 द्वीपीय राज्यों में विभाजित है: चूक, कोसरे, पहनपे यानी पोनापे और याप। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके समुद्री पड़ोसी हैं मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी और गुआम, और इसकी राजधानी है पालिकिर। फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो ये एक उच्च पर्वतीय द्वीप, प्रवाल एटॉल द्वीप, ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा निर्मित बाह्य संरचनाओं वाला द्वीप है। यहाँ उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका उच्चतम बिंदु है डोलो हमवार और निम्नतम बिंदु है प्रशांत महासागर। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।